राकेश चौधरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमारे बात चल रही थी रक्त के बारे में और रक्त के हमने महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे और रक्त समूह के बारे में जानकारी करी थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है और कौन सा व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है, और रक्त समूह का निर्धारण भी अपन आज करेंगे दोस्तों, और RH फैक्टर के बारे में भी आज जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अगले वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखा करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। और कंपटीशन एग्जाम में सब में लगभग इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ और आपके सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं रक्तदान के बारे में। किसके बारे में? रक्तदान के बारे में। देखिएगा दोस्तों, रक्तदान या रक्तदान कह सकते हैं। तो देखो, अपन रक्तदान की बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले सुनिएगा एक छोटी सी बात। क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या हुआ दोस्तों, तजुर्बा तो नया होगा। तो दोस्तों, आप मेहनत करते रहो, अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या हुआ दोस्तों, आपके तजुर्बा तो नया होगा ना। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसमें रक्तदान के बारे में। देखिएगा, रक्तदान क्या होता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, उस स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त जब दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं रक्तदान। तो इसकी छोटी सी परिभाषा, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त का दिया जाना रक्तदान कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारे द्वारा 1 यूनिट रक्तदान दिया जाता है, उस 1 यूनिट रक्त का मतलब कितना होता है। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 350 ml। 1 यूनिट में कितना रक्त होता है आपका? 350 ml। 1 यूनिट बराबर होता है 350 ml रक्त। और बात करते हैं दोस्तों कि हमारे से जो रक्त लिया जाता है उसको ब्लड बैंक के अंदर कितने ताप पर रखा जाता है। तो हमारे द्वारा लिया गया रक्त ब्लड बैंक में 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं दोस्तों। कितने ताप पर? 4 डिग्री सेल्सियस। तो रक्त को रक्त बैंक में या ब्लड बैंक कह सकते हैं, ब्लड बैंक में 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है। भाई, इतने कम ताप पर रखने का कारण है कि ब्लड खराब ना हो। तो ब्लड को खराब होने से उसको बचाने के लिए आपके रक्त बैंक में उसको 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देते हैं। अब दोस्तों, इतने कम ताप पर रक्त को जब ब्लड बैंक में रखेंगे तो वो रक्त जम जाएगा। तो उसको जमने से रोकने के लिए उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, और वो रासायनिक पदार्थ है सोडियम नाइट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज इत्यादि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये अपने रक्त के अंदर मिला दिए जाते हैं। क्यों? रक्त को जमने से रोकने के लिए। तो लिखिएगा अगली लाइन में, रक्त बैंक में जमने से रोकने के लिए, रक्त बैंक में जमने से रोकने के लिए जमने से रोकने के लिए
सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोस, डेक्सट्रोस नामक रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, नामक रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों यहां ऊपर से लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बात करते हैं इसमें अपन। तो रक्तदान क्या होता है दोस्तों? स्वस्थ व्यक्ति है कोई भी, उसके द्वारा कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर रक्त दिया जाता है या चढ़ाया जाता है किसी बीमार व्यक्ति को, तो उस प्रक्रिया को रक्तदान या रक्तदान कहते हैं। और एक यूनिट में कितना रक्त होता है दोस्तों? 350 ml होता है। और रक्त को ब्लड बैंक में कितने ताप पर रखते हैं दोस्तों? तो आप कहोगे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। इतने कम ताप पर क्यों रखा जाता है दोस्तों? रक्त को खराब होने से बचाया जा सके। और रक्त को ब्लड बैंक में जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? सोडियम नाइट्रेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोस नामक रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहला जो रक्तदान करवाने वाले थे वो कौन थे? तो बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहले रक्तदान 15 जून 1667 को डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा 15 वर्ष के बालक में भेड़ से करवाया गया। तो ये प्रश्न आपकी बहुत बार आता है, ध्यान रखना कि सबसे पहले रक्तदान किसने करवाया? तो डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने। तो यहां पर लिखिएगा सर्वप्रथम रक्तदान, सर्वप्रथम रक्तदान फ्रांस के डॉक्टर थे दोस्तों, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो सर्वप्रथम रक्तदान डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा 15 जून 1667 ईस्वी को, 15 जून 1667 ईस्वी को 15 वर्षीय बालक में, 15 वर्षीय बालक में बेड से करवाया, बेड से करवाया। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आता है, ध्यान रखना कि सबसे पहले रक्तदान करवाने वाले कौन थे? तो आप इतना ध्यान रखना डॉक्टर जीन डेनिस थे। कौन थे? डॉक्टर जीन डेनिस। कब करवाया था सबसे पहला रक्तदान? 1667 को। किसमें करवाया? 15 वर्ष के बालक में। किससे करवाया था? भेड़ का रक्त चढ़ाया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहला जो ब्लड बैंक बनाया गया वो कहां पर बनाया गया? तो सबसे पहला ब्लड बैंक बना था आपके अमेरिका में 1937 में। कब बना था? 1937 में। तो यहां से आपने लिख दिया होगा दोस्तों कि ब्लड बैंक में रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोस नामक रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब देखिएगा आगे बात करते हैं कि विश्व का सबसे पहला ब्लड बैंक, विश्व का सबसे पहला ब्लड बैंक, सबसे पहला ब्लड बैंक 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में अमेरिका में स्थापित किया गया, अमेरिका में स्थापित किया गया, अमेरिका के अंदर स्थापित किया गया दोस्तों पहला विश्व का ब्लड बैंक जो है। और बात करते हैं कि भारत का सबसे पहला ब्लड बैंक कहां लगाया गया? तो भारत का सबसे पहला लगाया गया कोलकाता के अंदर 1942 में। कब? कोलकाता में 1942 में। और विश्व का पहला ब्लड बैंक लगा था 1937 में दोस्तों। अब यहां लिखना भारत का सबसे पहला, भारत का सबसे पहला, भारत का सबसे पहला ब्लड बैंक, पहला ब्लड बैंक, ब्लड बैंक 1942 ईस्वी में,
1942 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया। कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था दोस्तों। भारत का पहला जो ब्लड बैंक था वो कब किया गया? 1942 में। और कहां पर? कोलकाता के अंदर। और विश्व का पहला ब्लड बैंक 1937 में। कहां पर? अमेरिका के अंदर। अब दोस्तों पर बात करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है और किसको दे सकता है। लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आगे बात करते हैं अपन। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले रक्तदान करवाने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर जीन डेनिस। कब करवाया था? 15 जून 1667 को। किसमें करवाया? 15 वर्ष के बालक में भेड़ से करवाया था दोस्तों। और विश्व का पहला जो ब्लड बैंक स्थापित किया गया वो कब किया गया? 1937 में। और कहां पर किया गया? तो अमेरिका के अंदर। और भारत का पहला जो ब्लड बैंक था वो 1942 में स्थापित किया गया। और कहां पर किया गया? तो कोलकाता के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है और किसको दे सकता है। तो देखिएगा, आपने देखा होगा ऐसा एक डायग्राम बना होता है हॉस्पिटल के अंदर अपने। ये यहां पर आपका O है, यहां पर रक्त समूह A है, यहां रक्त समूह B है, यहां पर रक्त समूह AB है, और यह आपका तीर का निशान नीचे की तरफ, और एक और यहां से O से सीधा AB की तरफ। तो ऐसा डायग्राम आपने कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, वहां पर देखा होगा, ब्लड डिपार्टमेंट होता है, वहां पर बना होता है ऐसा डायग्राम। इस डायग्राम को अपने दिमाग में बैठा लिया तो आप को याद करने की जरूरत नहीं होगी कि कौन सा व्यक्ति किससे रक्त लेता है, किसको देता है। तो देखिएगा दोस्तों, हम छोटी सी बात करते हैं यहाँ पर। एक तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि जिसकी तरफ तीर का निशान आ रहा है वो रक्त ले रहा है, सीधी सी बात है। और जिसकी तरफ से आ रहा है वो उसको दे रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जिस रक्त समूह का व्यक्ति है वो उसको देगा और वो उसे लेगा। मतलब बी वाला अगर रक्त समूह वाला व्यक्ति है तो बी को देगा और बी से लेगा, ये बात कंफर्म है दोस्तों। अब देखिएगा, हम बात करते हैं इसमें कि रक्त समूह ए जो है, रक्त समूह ए, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो रक्त समूह ए वाला देखिएगा लेता किससे है? रक्त समूह ए वाला व्यक्ति किससे लेता है? तो आप डायग्राम देख के बताओगे, याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रक्त समूह ए वाला व्यक्ति देखो ओ से ले रहा है। किससे ले रहा है? ओ से, और खुद से लेगा तो मतलब ये ए और ओ से लेता है। किससे? ए और ओ से। दोस्तों ये देता किसको है? तो आप डायग्राम देख के ही बताओगे दोस्तों, याद करने की जरूरत नहीं है। ए वाला किसको दे रहा है? ए बी को दे रहा है, और खुद को तो देगा ही देगा। तो ए और ए बी को, ए और ए बी को देगा। दूसरी बात करते हैं रक्त समूह बी की। रक्त समूह बी, तो देखो रक्त समूह बी वाला व्यक्ति लेता किससे है? ये लेता किससे है दोस्तों? बी वाला किससे ले रहा है? डायग्राम देख के बताइएगा। तो बी वाला किससे ले रहा है? ओ से ले रहा है, और खुद से तो लेगा ही लेगा। तो बी और ओ से, बी और ओ से। और देता किसको है? देता है, तो देखिएगा देता किसको? ये बी वाला व्यक्ति दे रहा है ए बी वाले को, और खुद को तो देगा ही देगा। तो बी और ए बी को। अब बात करते हैं दोस्तों रक्त समूह ए बी की। रक्त समूह ए बी, तो देखिएगा रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ए बी की बात करते हैं दोस्तों। तो रक्त समूह ए बी वाला देखो लेता किससे है? पहली बात, लेता किससे है? तो ए बी वाला देखो दोस्तों, ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, ओ से ले रहा है, और खुद से तो लेगा ही लेगा। तो मतलब ये ए से, बी से, ए बी से और ओ से, मतलब ये सभी से लेता है दोस्तों। किससे लेता है? सभी से।
इसलिए इस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सर्वग्राही। और देखिएगा देता किसको है, ये देता किसको है? AB वाला। तो AB वाले से तीर का निशान किसी की तरफ नहीं जा रहा है दोस्तों, तो ये केवल और केवल किसको देगा? केवल AB को। किसको देगा? AB को देगा। और लेता सभी से है, इसलिए इस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही। सर्वग्राही को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर बहुत बार आता है, ध्यान रखना, इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछा जाता है कि यूनिवर्सल रिसीवर किस रक्त समूह को कहते हैं, तो आपका आंसर होगा AB। या सर्वग्राही सबसे ग्रहण करने वाला रक्त समूह कौन सा है, तो आपका AB। अब AB में भी होता है AB पॉजिटिव। भाई वैसे रक्त समूह अपने 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके 4 भाग और होते हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। ये 8 भाग होते हैं वैसे। तो आपके जो AB में AB पॉजिटिव वाला होता है उसको कहते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही किसको कहते हैं? AB पॉजिटिव को। AB पॉजिटिव वाला सबसे ग्रहण करता है, AB नेगेटिव वाला केवल नेगेटिव से लेता है। इसको भी अपन डिटेल से अभी देखेंगे पूरी सारणी बना के दोस्तों। तो आपने यहां से लिख दिया होगा रक्त समूह A और रक्त समूह B को। तो रक्त समूह A वाला व्यक्ति किससे लेता है, डायग्राम से समझ में आ गया होगा। A वाला ले रहा है O से और खुद से, और देता किसको है? AB को और खुद को। तो A और AB को देता है। और रक्त समूह B वाला व्यक्ति जो है वो लेता किससे है? O से ले रहा है और खुद से लेगा। तो B और O से देता किसको है? AB को दे रहा है और खुद को देगा। अब रक्त समूह O की बात करते हैं। तो देखिएगा रक्त समूह O, रक्त समूह O की बात करते हैं। तो रक्त समूह O वाला व्यक्ति लेता है। किससे लेता है? O वाला। इसकी तरफ कोई तीर का निशान नहीं आ रहा, मतलब ये केवल केवल किससे लेगा? O से। केवल O से देता है। बात करते हैं देने की। तो रक्त समूह O वाला व्यक्ति देखो A को भी दे रहा है, B को भी दे रहा है, AB को भी दे रहा है, खुद को तो देगा ही देगा। तो A, B, AB और O मतलब सभी को, मतलब सभी को देता है। इसलिए इस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता। इंग्लिश में कहे तो यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इस रक्त समूह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूनिवर्सल डोनर। सबको देने वाला होता है O, रक्त समूह O। अब इसमें भी O नेगेटिव वाला जो होता है वो सबको रक्त देता है। तो सर्वदाता किसको कहेंगे? O नेगेटिव वाले को। किसको कहेंगे? O नेगेटिव वाले को। और सर्वग्राही किसको कहेंगे? AB पॉजिटिव वाले को। यह भी आपके LDC में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, ध्यान रखना कि सर्वदाता रक्त समूह किसको कहते हैं? O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। ये ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा? O नेगेटिव, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अपने जो इन रक्त समूह के भाग है वो वाले व्यक्ति किससे ले सकते हैं, किसको दे सकते हैं। तो ये डायग्राम बना लो और इसके बारे में लिख लो दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिएगा, लिख दिया होगा, डायग्राम बना दिया होगा दोस्तों। तो देखिएगा आगे बात करते अपने। वैसे तो डायग्राम याद रखना, आपको डायग्राम से याद हो जाएगा अपने कौन सा व्यक्ति किससे रक्त लेता है, किसको देता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आगे अपन कि रक्त समूह, इधर देखना आप सीरियल नंबर लिख देना, यहां लिखना आप रक्त समूह, यहां लिखना ले सकता है, ले सकता है, और यहां लिखना आप दे सकता है, ले सकता है और दे सकता है।
तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले रक्त समूह ए पॉजिटिव। कौन सा? ए पॉजिटिव। तो ए वाला किससे लेता है? ए और ओ से। तो ये ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से लेगा। किससे लेगा? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से लेगा। देता किसको? ए वाला ए और ए बी को देता है। तो यहां पर ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को देगा। किसको देगा? ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को देगा। अब बात करते हैं रक्त समूह दूसरा ए नेगेटिव। तो ए नेगेटिव मतलब ए वाला किससे ले सकता है? ए और ओ से ले सकता है। तो नेगेटिव वाला लेगा केवल ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ए और ओ नेगेटिव से लेगा और दे किसको सकता है? देता किसको? ए और ए बी को। तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, इनको देता है दोस्तों। तो ये रक्त समूह ए पॉजिटिव वाला लेता किससे? ए और ओ से। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है और दे सकता है किसको? देता किसको? ए वाला ए और ए बी को। तो पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वाले को देगा। ए नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव वाला केवल नेगेटिव से लेता है, मतलब ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से लेगा और दे सकता है ये पॉजिटिव नेगेटिव ए बी को, ए और ए बी को। अब बात करते हैं नंबर 3 आपका बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव तो देखो बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी नेगेटिव से ले सकता है और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है। और ये देता किसको है? बी वाला किसको देता है? बी और ए बी को देता है। तो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को देगा। अब बात करते हैं चौथा बी नेगेटिव। बी नेगेटिव तो नेगेटिव वाला दोस्तों केवल नेगेटिव से ले सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ले सकता है, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। और दे किसको सकता है? बी और ए बी को देता है। तो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को देगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना, नेगेटिव वाला केवल नेगेटिव से ले सकता है और देता है तब पॉजिटिव नेगेटिव को दे सकता है। पॉजिटिव वाला जब ले सकता है वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है, लेकिन देता केवल पॉजिटिव वाले को है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पांचवा आता है आपका ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव तो ए बी पॉजिटिव की बात करें तो ए बी पॉजिटिव वाला ये सभी से ले सकता है दोस्तों, मतलब ये ए से भी लेता है, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। अब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव सभी से ले सकता है ए बी पॉजिटिव वाला। तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ये आपके सभी से ले सकता है, लेकिन देता किसको है? केवल ए बी पॉजिटिव को। इसलिए इस रक्त समूह को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है ए बी पॉजिटिव को। अगला आता है ए बी नेगेटिव। तो आप इसको लिखिएगा दोस्तों। वैसे ज्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं है दोस्तों, याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको वैसे, क्योंकि पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव नेगेटिव से ले सकता है, केवल देता पॉजिटिव को है। नेगेटिव वाला केवल नेगेटिव से लेता है और दे सकता है पॉजिटिव नेगेटिव को। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद आगे ए बी नेगेटिव की बात करते हैं दोस्तों। तो यहां से लिख दिया होगा आपने। तो देखिएगा अगला ए बी नेगेटिव की बात कर लेते हैं दोस्तों। ए बी नेगेटिव छठवां, ए बी नेगेटिव वाला जो है वो केवल नेगेटिव से लेता है दोस्तों, मतलब ए नेगेटिव से लेगा, बी नेगेटिव से लेगा, ए बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से लेगा। और ये देने की बात करें तो इसमें ये ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकता है ए बी नेगेटिव वाला। ये सर्वग्राही नहीं कहलाता दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि ये केवल नेगेटिव से लेता है,
सर्वग्राही कौन कहलाता है? ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव सभी से लेता है, इसलिए सर्वग्राही कहा गया है ए बी पॉजिटिव को। अब बात करते हैं आगे इसमें ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव की। तो देखिएगा ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव क्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। सातवां देखिएगा ओ पॉजिटिव। तो ओ पॉजिटिव वाला किससे ले सकता है? ये ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है। और दे किसको सकता है? तो ओ पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वालों को देता है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, ये केवल पॉजिटिव वालों को देता है। और 7-8 नंबर की बात करें तो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव वाला किससे ले सकता है? तो ये केवल और केवल ओ नेगेटिव से। ये दुनिया में सबसे दुर्लभ रक्त समूह होता है दोस्तों, ओ नेगेटिव वाला, बहुत कम मिलने वाला रक्त समूह होता है। और ये दे किसको सकता है? तो ओ नेगेटिव वाला सभी को देता है दोस्तों, मतलब ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, मतलब ये सभी को देता है। इसलिए इस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता। तो ये सर्वदाता रक्त समूह है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्वदाता ओ नेगेटिव को कहते हैं और सर्वग्राही किसको कहते हैं? ए बी पॉजिटिव को। ये सभी से ग्रहण करता है और ये सभी को देता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। तो दोस्तों लिखिएगा इस सारणी को, आगे बात करते हैं। वैसे तो आपको वो डायग्राम वाला याद रखना है, मेन तो वहीं से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। और अगर कोई बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें जरूर पूछ लिया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव वालों के बारे में। अब बात करते हैं इसमें आगे हम रक्त समूह का निर्धारण कैसे करते हैं उसके बारे में। तो लिख दिया होगा दोस्तों आपने। आगे बात करते हैं इसमें, चलिएगा। दोस्तों इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। आपके सपोर्ट की वजह से ये चैनल जल्दी ही इंप्रूवमेंट लाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इसमें, देखिएगा अपने रक्त समूह का निर्धारण, रक्त समूह का निर्धारण, मानव में हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? तो रक्त समूह का जो निर्धारण होता है दोस्तों वो होता है जीन प्रारूप के आधार पर। किसके आधार पर? या जीन प्रारूप के आधार पर किया जाता है। यह जीन प्रारूप, जीन प्रारूप को इंग्लिश में कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। मतलब किसी भी जीव का जो आनुवांशिक संगठन होता है, आनुवांशिक संरचना जो होती है, उसी को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तो यह जीन प्रारूप के आधार पर किया जाता है, जीन प्रारूप के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं, देखो अपने रक्त समूह का जीन प्रारूप क्या होता है, कौन से रक्त समूह का जीन प्रारूप क्या होता है। तो यहाँ पर आप रक्त समूह लिखेंगे और यहाँ पर इसका जीन प्रारूप लिखेंगे, जीन प्रारूप। तो देखो रक्त समूह है अपने 4, ए बी और ओ। ये रक्त समूह लिख दिए। जीन प्रारूप को दोस्तों अपन आई से दर्शाएंगे, डबल आई से, तो आई लिख देंगे। अब हमें अगर रक्त समूह ए का जीन प्रारूप लिखना है तो ए का जीन प्रारूप हो जाएगा आई ए और आई ओ। अगर हमें बी का जीन प्रारूप लिखना है तो आई बी और आई ओ हो जाएगा। ऊपर एक जगह बी लग जाएगा, एक जगह ओ लिख जाएंगे। और ए बी का लिखना है तो एक जगह ए लिख देंगे, एक जगह बी लिख देंगे, तो आई ए आई बी हो जाएगा। और ओ का लिखना है तो दोनों जगह ओ लिख देंगे, तो आई ओ और आई ओ हो जाएगा।
ये दोस्तों आपका जीन प्रारूप है और इसी जीन प्रारूप के आधार पर हमें रक्त समूह का निर्धारण कर पाएंगे। तो ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना, रक्त समूह ए का जीन प्रारूप IA-IO, बी का होता है IB-IO, AB का होता है IA-IB और O का होता है IO-IO। अब देखिएगा यहां से किस प्रकार का प्रश्न आता है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हो अगर आपने जीन प्रारूप को याद कर लिया तो लिख दिया होगा दोस्तों, रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर होता है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप के आधार पर। और जीन प्रारूप क्या होता है, किसी भी जीव का आनुवांशिक संगठन जो होता है वो जीन प्रारूप कहलाता है। अब इसके बाद में रक्त समूह का जीन प्रारूप आपको ध्यान रखना है। अब अपन प्रश्न देखते हैं, इसके आधार पर किस प्रकार का प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां से प्रश्न की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा दोस्तों, यदि एक परिवार में माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का रक्त समूह AB है, तो होने वाली जो संतान है उसका रक्त समूह क्या होगा। तो होने वाली संतान का रक्त समूह क्या होगा, रक्त समूह क्या होगा। तो दोस्तों यहां से हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि होने वाली संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है, दोस्तों कंफर्म नहीं बता सकते लेकिन संभावना बता सकते हैं कि ये रक्त समूह हो सकता है। अब देखो अपने बात करते हैं इसमें इसके सॉल्यूशन की। तो देखो इसमें माता दे रखी है और इधर आप लिखना है पिता, माता और पिता। माता का रक्त समूह है A और पिता का क्या है AB। अब आपको करना क्या है, इनका जीन प्रारूप लिखना है, तो इसका होता है IA-IO और इसका होता है IA-IB। ये जीन प्रारूप होता है दोस्तों। फिर ये दोनों आपस में अलग अलग होंगे, तो देखो अलग अलग होकर क्या बनाएंगे, यहां पर टूटेंगे, युग्मक जनन होगा इनमें, तो जनन के दौरान ये दोनों आपस में अलग अलग होंगे। प्रश्न लिख दिया होगा दोस्तों आपने और प्रश्न को लिख लीजिएगा। इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं। देखो अब ये दोनों अलग अलग होकर क्या बनाएंगे, IA-IO बन जाएगा, इधर IA और IO बन जाएगा और इधर वाला टूटेगा तो IA और IB बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, कुछ ही नहीं करना दोस्तों, यहां से पहले वाले को मिलाना है पहले वाले से, तो यहां क्या बन रहा है IA और IA बन गया और दूसरे वाले को मिलाओ आप दूसरे वाले से, तो यहां पर क्या बन गया IO-IB बन गया, तो मतलब IB और IO बन गया। अब इस पहले वाले को मिलाओ आप इस दूसरे वाले से, तो यहां पर क्या बना दोस्तों IA-IO बन गया और इस दूसरे वाले को मिलाओ आप इस पहले वाले से, इस पहले वाले से मिला दोगे तो यहां पर IA-IB बन जाएगा। तो अब देखिएगा दोस्तों यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ IA आया, इसका मतलब है A रक्त समूह,
या आप IAIO भी लिख सकते हो या IAIA लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, रक्त समूह A। IBIO का मतलब कौन सा रक्त समूह, B। और IAIO का मतलब कौन सा रक्त समूह, A। और IAIB का मतलब कौन सा है, AB। तो देखो दोस्तों, यहां पर सभी 100 के 4 भाग मान लो, यहाँ 25-25% संभावना है। तो ये 25% तो आपके ए वाले की है, 25% बी वाले की है, और फिर 25% ए वाले की है, और फिर 25% आपके ए बी वाले की है। तो रक्त समूह ए वाले की ज्यादा संभावना बनती है। यहाँ पर ए 2 बार आ गया तो 50% संभावना, बी वाले की 25 है और ए बी वाले की 25 है। तो इस प्रकार से रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है दोस्तों। तो ये आपके समझ में आ गया होगा आपके। चलिएगा, अब एक प्रश्न छोटा सा आपको लिख के दे देता हूं, उसका आंसर जरूर बताना दोस्तों। चलिएगा आगे बात करते हैं। इसमें मिटा दो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आराम से नोट्स बना लेना दोस्तों इसका। चलिए, आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न इसी के आधार पर कीजिएगा। एक दंपति ने पत्नी का रक्त समूह, एक दंपति में पत्नी का रक्त समूह, पत्नी का रक्त समूह बी है तथा पति का रक्त समूह, पति का रक्त समूह ओ है, तो होने वाली संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है, रक्त समूह क्या हो सकता है। होने वाली संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में आप खुद बताओगे मेरे को कि अपने पत्नी का रक्त समूह तो है बी और पति का रक्त समूह है ओ। तो ये प्रश्न आप इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। मैं आशा करता हूं आपसे आपका आंसर जरूर मिलेगा इसका। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आगे। तो देखिएगा, आगे आता है लास्ट इसमें आरएच कारक, आरएचओ कारक। तो प्रश्न लिख लेना दोस्तों, पत्नी का रक्त समूह बी है और पति का ओ है, तो होने वाली संतान का रक्त समूह अपने को बताना है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें लास्ट आरएच कारक की। आरएच कारक को दोस्तों आरएच फैक्टर भी कहते हैं, आरएच फैक्टर, या इसी को रिसस फैक्टर कहते हैं, रिसस फैक्टर। तो आरएच कारक के नाम है दोस्तों रिसस फैक्टर या आरएच फैक्टर। अब देखो, आरएच फैक्टर जो है, इस फैक्टर की खोज करने वाले कौन थे, तो इसकी खोज कार्ल लैंड-स्टीनर था, और इसके साथ में एक और वैज्ञानिक था, वीनर। कौन था, वीनर। तो इस कारक की खोज, इस कारक की खोज, इस कारक की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर, कार्ल लैंड-स्टीनर व वीनर ने, वह वीनर ने 1940 ईस्वी में की, 1940 ईस्वी में की दोस्तों। रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में हुई थी, और किसने करी थी, कार्ल लैंड-स्टीनर ने। और आरएच फैक्टर की खोज किसने करी थी, तो कार्ल लैंड-स्टीनर और वीनर ने करी थी। कब करी थी, 1940 में। और दोस्तों इस कारक की खोज किसमें की गई, तो इस कारक की खोज मकाका रिसस नाम के बंदर में की गई। तो अगली लाइन, इस कारक की खोज,
इस कारक की खोज मकाका रिसस नामक बंदर में की गई। दोस्तों ये कारक होता क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे सभी रक्त समूह में पाया जाता है। ये दो प्रकार का, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है ना। एक RH धनात्मक होता है, एक RH ऋणात्मक होता है। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो अपने एमिनो अम्लों से बना होता है और ये हमारी रक्त कणिकाओं पर भी पाया जाता है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि RH धनात्मक जो पुरुष होता है उसका अगर विवाह RH ऋणात्मक वाली महिला से कर देते हैं तो उनमें एक बीमारी हो जाती है महिला के अंदर, है ना। उस बीमारी को कहते हैं हिंदी में गर्भ रक्ताणु कोरकता और इंग्लिश में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक बीमारी। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है? इसमें पहला बच्चा तो स्वस्थ होता है, लेकिन दूसरे बच्चे के समय माता के शरीर में रुधिर कोशिकाओं का स्कंदन होने लगता है, जिसके कारण दूसरे बच्चे की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। तो इस रोग को कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो ये लिख दीजिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं इसमें, चलिएगा। RH कारक की खोज करने वाला कौन था? कार्ल स्टीनर और वीनर ने करी थी 1940 में। और इस कारक की खोज किस जीव में की गई? तो बंदर में की गई। और कौन से बंदर में? मकाका रिसस नामक बंदर में। और RH कारक एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब देखो इसमें इसकी वजह से एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये बीमारी का नाम है दोस्तों। और इसी को हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता। इसमें होता क्या है? अगर RH धनात्मक वाले पुरुष का विवाह कर दिया जाता है RH ऋणात्मक वाली महिला से, तो महिला के अंदर ये बीमारी हो जाती है जिसमें पहली संतान स्वस्थ होती है लेकिन दूसरी संतान की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। यदि RH धनात्मक वाले पुरुष का विवाह RH ऋणात्मक वाली महिला से कर दिया जाता है तो पहली संतान स्वस्थ होगी, लेकिन दूसरी संतान की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए एक उपचार के लिए एक इंजेक्शन आता है। उस इंजेक्शन का नाम देखिएगा। उपचार क्या है इस रोग से बचने के लिए? इसमें उपचार में एंटी-डी का इंजेक्शन आता है। एंटी-डी का इंजेक्शन। एक आता है IgG का इंजेक्शन। IgG का इंजेक्शन और एक anti-RHO का इंजेक्शन आता है। anti-RHO का इंजेक्शन। तो इनमें से कोई सा भी इंजेक्शन माता के पहली संतान के 24 घंटे के भीतर, पहली संतान होने के 24 घंटे के भीतर इनमें से कोई सा भी इंजेक्शन अगर लगवा दिया जाता है तो दूसरी संतान स्वस्थ पैदा होगी, नहीं तो दूसरी संतान की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी।
तो दोस्तों ये था आपके रक्त और रक्त समूह का टॉपिक जो आज समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद में जितने भी हमारे टॉपिक हुए हैं दोस्तों, जैसे अपना मानव रोग हो चुका, पोषक तत्व हो चुका, अंतःस्रावी तंत्र हो चुका, उन टॉपिकों के अब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो उस टेस्ट सीरीज में जरूर आप हिस्सा लीजिए और हो सकता है उस टेस्ट सीरीज को हम लाइव टेस्ट ले, तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े इस चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, हो सकता है लाइव क्लास में अगली वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।